जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस कुछ बाकी रह गए थे लीनियर अलजेब्रा के, उसको हम लोग सॉल्यूशंस जो है देने जा रहे हैं। एक बात और आप कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर आप तैयारी करके सीएसआईआर नेट की थक चुके हैं, बार बार प्रयास करने के बाद आपका नेट क्लियर हो जा रहा है बट जेआरएफ नहीं क्लियर हो रहा है, या नेट और जेआरएफ नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो एक बार आप डीके में ट्यूटोरियल की जो ऑल इंडिया जो टेस्ट सीरीज चलती है ना, वो जो मॉक टेस्ट चलती है उसको आप जरूर ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन आप करेंगे, जब उस क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मैथमेटिक स्किल इस स्तर से डेवलप होगी कि सीएसआईआर नेट का कोई भी क्वेश्चन जो फ्रेमवर्क होगा डेवलप होगा, उसको आप लगा लेंगे। तो हमारी जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो मार्क टेस्ट है, उसको आप कैसे एसेस करेंगे, कैसे पाएंगे? कि उसकी पहली सिर्फ शर्त है और बहुत छोटी शर्त है कि डीके में ट्यूटोरियल की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और वो जो मेंबरशिप है वो ओनली 59 रुपीज में है। ये मार्क टेस्ट ही नहीं मिलेगा आपको, आपको कम से कम 500 नए फ्रेमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे। यही नहीं, आपको जितने रिजल्ट हैं, रिजल्ट पे पूरा एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा, व्हाई व्हाट एंड सो मिलेगा। मतलब रिजल्ट की कायदे से उनकी बखिया उधेड़ी गई है। मैथमेटिक की आपकी स्किल कैसे डेवलप हो, इसको ध्यान में रख करके वैसे रिजल्ट को डेवलप किया गया है, ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद सारे मार्क टेस्ट के जो हमारे 35 मार्क टेस्ट हैं, इनके कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ये जो 500 फ्रेमवर्क क्वेश्चन है, इनके भी आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक बार आप डीके मैथ ट्यूटोरियल पे आइए, आपका स्वागत है। और ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यही नहीं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो हम एक श्योर सक्सेस बैच शुरू करेंगे। वो जो 5 सितंबर से या सितंबर के फर्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे, और टिल द एग्जामिनेशन डेट दिसंबर के कम से कम हम नए 10 ऑल इंडिया जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट, एफएलटी 3 घंटे की वो लेंगे। उसके बाद इसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और हफ्ता में कम से कम एक दिन लाइव क्लास आपका रहेगा, जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, और बाकी आपका क्लास ऑलरेडी चलेगा ही चलेगा। तो अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एक बात और कहेंगे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। जरा क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को आपने कैसे टैकल किया था, देखते हैं कि ये जो सीएसआईआर नेट का जो फ्रेमवर्क क्वेश्चन है क्या कहता है आपसे। इसमें कौन सी कंसेप्ट और लॉजिक छुपी हुई है? लेट टी सच दैट C7 to C7 be C लीनियर ऑपरेटर विथ आइगन वैल्यूज 2 3 5। मतलब हमारे पास टी कोई लीनियर ऑपरेटर है, वो C7 to C7, मतलब वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ओके। उसकी आइगन वैल्यूज क्या है? टी की जो आइगन वैल्यूज है वो हमारी कितनी है? व्हाट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ टी? यानी टी जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा, और मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करें तो 7 × 7 का होगा, और इसकी आइगन वैल्यूज 2 है, 3 है और 5। ओके। वैसे इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होगी? अगर n डायमेंशन का है तो n आइगन वैल्यूज होती है, सबको पता है। 7 ऑर्डर का है तो 7 है। इसका मतलब यहाँ 2 3 5 है, बाकी जो रिपीटिशन में होगा। ओके, ये तो बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे क्या कहा है? कंसीडर द सब स्पेस W। ये सब स्पेस दिया है कि V बिलोंग्स टू C7, मतलब कि किन कॉम्प्लेक्स नंबरों का 7 डायमेंशन, किन कॉम्प्लेक्स नंबरों का हम कलेक्शन कर रहे हैं? T-5 रेज टू दी पावर k इंटू V0। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? ये सब अभी हम इसको क्लियर कर रहे हैं। फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन 0 आप C7, ठीक है, सपोज दैट इज इक्वल टू 0। एक कीवर्ड्स दिया है। कौन कौन कीवर्ड्स है? एक कीवर्ड से है कि 7 पे, दूसरा कीवर्ड से है W। ये तो लिखा है कि मुझे क्या चाहिए। उसके बाद एक जबरदस्त कीवर्ड ये दिया हुआ है कि जो हमारा लीनियर ऑपरेटर है वो इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इससे तो एक आइडिया निकली एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल की, बार बार कहते रहे हैं। जब भी किसी फाइनाइट डायमेंशन पे लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड हो, तो हमारा जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, या जो भी हमारे टी में ऑपरेटर में जो पॉलिनॉमियल दिए होते हैं, वो हमारा एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल होता है। ठीक, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। अब कौन सा ट्रू है उसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन में क्या गेम खेले हैं सीएसआईआर नेट वाले? पहला क्या है? टी हैज एट लीस्ट है यहाँ 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स।
अब डब्ल्यू डिफाइन किया, उसका डायमेंशंस के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद कर्नल ये और ये कह रहा है क्या इक्वल है, राइट। उसके बाद ये कह रहा है ये नीलपोटेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ जो है एक जैसे हैं, और सेकंड आपका डब्ल्यू पे पूछा गया है, और तीसरा भी कहीं न कहीं कर्नल और रैंक की ही बात आ रही है। ओके, तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ से पहले आपको पहले ये बात यहाँ आ जाता है कि ये फर्स्ट ऑप्शन पे एक मेरे पास रिजल्ट है। रिजल्ट ये कहता है कि जितने हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है, पहली एक बात ये हो गई कि अगर हमारा कोई भी लीनियर ऑपरेटर टी n डायमेंशंस पे हो रहा है, तो मैक्सिमम कितने होते हैं, n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं या n से कम। ओके, बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये हो गई कि जितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दी होती है, याद रखिए, जितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगी, एट लीस्ट उतने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, राइट। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास कितने हैं आइगन वैल्यूज, 2 3 5 ना, 2 है, 3 है, 5 है, तीन ही है। तो जो कम से कम जो मेरी संभावना होगी, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, कम से कम तीन होंगे। मैं कह कहां से रहा हूं, किस कंसेप्ट से बातें आ रही हैं। जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो माय डियर लर्नर क्या होगा, x-2, x-3 पे b और x-5 पे c, और यहाँ a b प्लस c की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। बात मेरी समझ में आ रही है। ओके, दैट इज द क्लियर ईयर। अब जब हम gm(2), gm(3), gm(5) निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, कम से कम एक तो मिलेगा, दो भी मिल सकता है, तीन भी, और कहाँ से कितना से मिलेगा, यानी किन के बीच में मिलेगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर 7 आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर अगर 7 मिल गए तो क्या होगा कि ये जो लीनियर ऑपरेटर मेरा दिया है वो डायगोनलाइज होगा। तो इतने से तो हम जो हमें जो शर्त दी गई है, उस शर्त के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं कह सकता हूं कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि जितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दी होती है, कम से कम एटलीस्ट उतने मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होते हैं। और कहाँ तक मैक्सिमम जाते हैं, जितना उसका ऑर्डर होता है। तो जो टी की जो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगी वो कहां से कहां होगी, 3 < <7 ये होगा। चलिए, हमने तो पूरा डिटेल में बात कर दी आपसे। ये पहला ऑप्शन क्या पूछा है, टी हैज एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 नहीं, टी हैज एट लीस्ट व्हाट, 3 आइगन वेक्टर्स, राइट। टी हैज एट लीस्ट 3 आइगन वेक्टर्स, यहाँ लिखे एटलीस्ट 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, नहीं, ये फॉल्स है। आपको बात समझ में आ रही, एक रिजल्ट आपके पास हो गया। ये तो कॉमन सेंस की इस स्टैंडर्ड के कॉमन सेंस की बात हो गई कि किसी भी लीनियर ऑपरेटर्स की जितनी मिनिमम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है, कम से कम उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं। मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम जो उसका आर्डर होगा, और उसके आर्डर के अगर इक्वल लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो गए तो इफ एंड ओनली कंडीशन है, ऐसा मेरा लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है। तो पहला तो पक्का गलत है, राइट। इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दिस इज द बेस ऑन द रिजल्ट। तो ये तो मेरा पहला जो है फॉल्स है। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू है, मतलब ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए सीधे कैसे आते हैं। ये कह रहा है मेरा कि टी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल पता है ना क्या होगा, x-2 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर और x-5 होल स्क्वायर। अब यहाँ एम एक्स आइए, एम एक्स के बारे में आपका ख्याल क्या है। एम एक्स के बारे में दो रिजल्ट, मेरे दो कंसेप्ट हैं यहाँ। पहला कंसेप्ट ये है कि जो मिनिमल जो पॉलिनोमियल होता है वो अपने पास सारी आइगन वैल्यू रखता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। पहले से आते हैं कि जितनी आइगन वैल्यूज होगी, कम से कम वो आइगन वैल्यूज अपने पास रखेगा। तो क्या आइगन वैल्यूज है, 2 है, 3 है, 5 है। तो x-2, x-3, x-5, ये तो हर हालत में होगा। दूसरा क्या होगा कि EMX इसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ बात समझिएगा, EMX तो x-2 को डिवाइड करेगा, तो क्या EMX की संभावना x-2 हो सकती है, नहीं हो सकती है।
क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर x-2 अगर आप ले लिए mx ये है, तो एक रिजल्ट है कि mt जो होगा वो जीरो होता है। दिस इम्प्लाइज t-2i जीरो हो जाएगा। नहीं, t-2i जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो कम से कम उसके पास x-2 x-3 x-5 थ्री फैक्टर्स होंगे। ओके, कम से कम तो तीन होंगे। इसके बाद क्या हो सकता है? इनको डिवाइड करने वाला, इनको डिवाइड करने वाला ये भी हो सकता है। नहीं, x-5 भी हो सकता है। जितने भी x-2 x-3 x-5 को लेकर जितने भी फैक्टर बनेंगे प्रोडक्ट के साथ, वो सब हो सकते हैं लास्ट में। यही हो सकता है। क्लियर है माय डियर लर्नर? नहीं क्लियर है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द व्हाट, मिनिमल पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? मुझे ये पता है कि एम जीरो होता है, तो मिनिमम क्या होगा कि t-2i t-3i t-5i ये जीरो होगा, या यहाँ लिखने पे जीरो होगा। मतलब कि जो मिनिमम जो x-2 x-3 x-5 में जो पावर आएगा वो यही है। बाकी ये लिखे ये लिखे, मतलब इनके जितने भी x-2 x-3 x-5 को एक साथ लेके जो भी फैक्टर बनेंगे, उनमें जो मिनिमम पावर होगा वो यही होगा, यही जीरो होगा। राइट। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये t-2i का होल स्क्वायर t-3i एंड t-5i ये भी जीरो हो सकता है। राइट। ओके, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि t-2i t-3i जो नीलपोटेंट ऑपरेटर, तो नीलपोटेंट ऑपरेटर की दुनिया में क्या है? दो चीज होती है। अगर ये नीलपोटेंट ऑपरेटर है तो इसका मतलब या तो ये जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि जीरो भी मेरा नीलपोटेंट होता है, या ये हमारा नॉन जीरो नीलपोटेंट होगा। तो अगर ये नॉन जीरो नीलपोटेंट होगा, इसका मतलब इसका आप कुछ पावर करेंगे तो वो जीरो होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द नीलपोटेंट ऑपरेटर। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसका कुछ भी पावर करूं तो t-2i तो आ गया, t-3i भी मिल गया, लेकिन ये कहाँ मिलेगा आपको? इसका k की वैल्यू कुछ भी लिखें t-5 तो मिल ही नहीं सकता है, तो फिर ये होगा नहीं। और t-2i t-3i जीरो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कम से कम जीरो t-2i t-3i t-5i इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये कभी संभव नहीं है, नेवर, तो ये भी फॉल्स हुआ। बात आपको समझ में आ रही है? ये क्यों नील पोटेंट ऑपरेटर नहीं हो सकता है? अब जरा आप तर्क पे चलिए, लॉजिक कंसेप्ट पे आइए, अपने अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करिए। अगर ये नील पोटेंट ऑपरेटर हो गया तो नील पोटेंट ऑपरेटर मेरे दो होते हैं, या तो ये जीरो होगा, मतलब t-2i t-3i जीरो होगा, लेकिन अभी एमटी जीरो ये दावा करता है कम से कम ये जीरो होगा। t-2i t-3i जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 3 और 5 इसके थ्री डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, राइट। तो फिर ये जीरो नहीं हो सकता है। फिर दूसरी संभावना क्या बची कि ये नीलपोटेंट होगा, तो मतलब नॉन जीरो नीलपोटेंट होगा, और नॉन जीरो नीलपोटेंट का मतलब ये होता है इस पे हम कुछ पावर करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो कुछ पावर करेंगे जीरो आ जाएगा, तो लेकिन कह रहा है कि नहीं, जीरो t-5 आना चाहिए। और यहाँ के का कुछ भी मान लिखेंगे, t-5 कहाँ आएगा? संभव ही नहीं है। तो ये भी संभव नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ तो 100% रहा। अब टू और थर्ड पे आते हैं। देखिए, टू और थर्ड किस रिजल्ट पे डेवलप हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिए। कह रहा है डायमेंशन ऑफ टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू। पहले टू की हम लोग बकिया उड़ाते हैं, नहीं डब्लू की। डब्लू क्या है? डब्लू हमारा उन C7 के कलेक्शंस हैं जो ये सेटिस्फाई करते हैं। t-5i रेज टू दी पावर के वी इज इक्वल टू जीरो। अब मैं अगेन यहाँ एनालिसिस करता हूँ। क्या t-5i क्या कुछ भी पावर के लिखे जीरो हो सकता है क्या? ये जीरो हो सकता है? नहीं, कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये t-5 आई जीरो हो गया, जो आपकी कह रहे हैं नहीं, t-2i कम से कम ये होना चाहिए ना। ये अकेला नहीं जीरो हो सकता है, कम से कम है, कभी नहीं। तो t-5 आई कभी भी वो जीरो नेवर, फॉर एनी के नॉट इज इक्वल टू भी। अब बातें आएंगी। कह रहा है कि एक सम के v के लिए जीरो, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हाट, यानी w इज इक्वल टू ये जो बात लिखा है, क्या है ये ax इज इक्वल टू जीरो, याद आ रहा है ना? नल स्पेस ऑफ t-5 रेज टू दी पावर के। ओके माय डियर लर्नर। अब आपके पास डायमेंशंस पे वो गेम खेल रहा है। तो डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t-5 रेज टू दी पावर के। ओके,
100% क्लियर। अब यहाँ एक बात है, ये डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ दिस, को इसी को हम लोग लिखते हैं नलिटी ऑफ टी माइनस फाइव आई रेस टू दी पावर के, राइट। रैंक एंड नलिटी, रैंक एंड नलिटी थ्योरम आपसे क्या कहती है? वो ये कहती है सर, टी माइनस फाइव रेस टू दी पावर के प्लस न्यू नलिटी ऑफ टी माइनस फाइव आई रेस टू दी पावर के एन, और एन यहाँ क्या है? दिस इज व्हाट, 7, ये 7 होगा। तो फिर यहाँ नल स्पेस डायमेंशन आप तो नलिटी ऑफ टी माइनस फाइव बाई रेज टू द पावर के, सॉरी 7 माइनस रैंक ऑफ टी माइनस फाइव बाई रेज टू द पावर के। अब रैंक पे आता है, इसका रैंक क्या हो सकता है? अभी हमने कहा के की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगा, इसका रैंक कभी जीरो नहीं हो सकता है। दूसरी बात है क्या, इसका रैंक क्या होगा पक्का? जब आप रैंक ऑफ टी माइनस फाइव फाइव निकालेंगे, पता है इसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। इसका मतलब कि इसका रैंक जो हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? इसका रैंक आपका जीरो नहीं होगा, मतलब वन हो सकता है। इसका रैंक 7 भी नहीं होगा, क्योंकि टी माइनस फाइव फाइव का डिटर्मिनेंट जीरो होता है, रैंक हमेशा उससे कम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी हो सकता है ना। के की वैल्यू कुछ भी लिखेंगे तो इसमें से हमारी ये वैल्यू 1 से लेके 6 कुछ भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया 7 - 1 2 3 4 5 6। अब 7 में से ये चीज जब निकालेंगे, तो ये जो मेरी वैल्यू होगी, ये भी वैल्यू मेरी वही आएगी 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो गया? अब हम डायमेंशन ऑफ डब्लू जो मेरा हुआ, डायमेंशन ऑफ डब्लू इज व्हाट, 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। तो डायमेंशन ऑफ डब्लू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मुझे लिखना चाहिए। मुझे CSIR नेट वाले के इस ऑप्शन पे थोड़ी आपत्ति है, प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा। और राइट, और मुझे उम्मीद है कि जो हम ये जो कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे ध्यान आप जरूर दे रहे हो। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। लेकिन अगर पार्ट सी का क्वेश्चन है, अगर कोई चीज डायमेंशन ऑफ W1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो फिर वो डायमेंशन ऑफ W ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए तो डेफिनेटली सत्य होगी, गलत तो नहीं होगी। ओके। हाँ, अगर डायमेंशन ऑफ W ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए कोई बात सत्य होती, तो हम ये डायमेंशन ऑफ W ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां 1 की बात नहीं है। बट यहाँ ग्रेटर देन आर 1 से वो बात सत्य है, राइट। तो यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो फिर ये हम इसको ट्रू ले सकते हैं। बट इसको डायमेंशन ऑफ W ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हम समझते हैं कि दिस इज द बेटर ऑप्शन होता है, राइट। आप कमेंट इस पे जरूर करेंगे, मुझे लगता है ऑप्शन 2 पे। चलते हैं अब थर्ड वाले पे आते हैं। ये क्या पूछा है, ये किस रिजल्ट पे क्वेश्चंस को डेवलप किया गया है? CSIR नेट वाले, ये जो क्वेश्चन है किस रिजल्ट पे? देखिए हम क्यों बार बार कहते हैं, अगर आपको रिजल्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन यहाँ कर्नल पे बात की गई है ना, अब यहाँ T - 2 I का पावर दिया गया, T - 2 I के पावर यहाँ 2025 दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम खूब डेवलप किए हैं, आप मेरे मॉक टेस्ट को देखिए, आपको खुद ही लग जाएगा। ये 2025 2026 2024 पे ऐसे लेकर खूब क्वेश्चन मेरे डेवलप है। ये है हमारा इन कर्नल पूछा जा रहा है। कर्नल का मतलब मेरा नल स्पेस, राइट। हमें नल स्पेस के बारे में बात करनी है। तो हम एक चीज ये जानते हैं, मेरे पास एक रिजल्ट है, बेसिकली यहाँ दो रिजल्ट है। पहला रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जो n x n ऑर्डर का है, और रैंक ऑफ ए रेस टू दी पावर n अगर कुछ भी हो, मान लिया अगर आर है, तो रैंक ऑफ ए रेस टू दी पावर n प्लस के, जो इसका आर्डर है, अगर उतने के पावर ये रैंक आर आता है, तो n प्लस के का भी आर्डर आर ही होगा, और आल के ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे। ओके, मतलब के इज ए पॉजिटिव इंटीजर और के इज इक्वल टू जे, एक रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट मेरा ये कहता है कि जो नल स्पेस ऑफ ए होता है कंटेन्ड इन द नल स्पेस ऑफ ए स्क्वायर, यानी कर्नल ऑफ ए कंटेन्ड इन कर्नल ऑफ ए स्क्वायर। ओके। अब यहाँ जरा बात करिए, ध्यान से समझिएगा जो मैं कंसेप्ट ऑफ लॉजिक आपको देने जा रहा हूँ। T - 2 I पे आते हैं, क्या यहाँ कोई भी पावर लिखने पे जीरो हो जाएगा? प्लीज कमेंट कमेंट जरूर करिएगा। T - 2 I का अगर हम कोई पावर यहाँ अगर मान लीजिए कुछ भी पावर कर दें,
मान लीजिए हम 5 ही कर दे रहे हैं और कह रहे हैं ये 0 है, तो फिर ये जो mx जो mt वाली जो मेरी ये जो लॉजिक है ना, ये फेल हो जाएगी। नहीं, इसमें से किसी फैक्टर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, पूरा होना चाहिए, तो ये 0 संभव नहीं है। यानी t-2i रेज टू दी पावर एनी पॉजिटिव इंटीजर कभी वो 0 नहीं हो सकता है, नेवर। ओके, क्यों नहीं 0 हो सकता है? अगर वो 0 कर देंगे तो फिर इसके आपको वो वायलेशन में चला जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। तो t-2i का रैंक जो भी होगा वो 7 से कम होगा, ये भी बिल्कुल पता है। और t-2i का रैंक 0 भी नहीं होगा, यानी 1 और 6 के बीच में होगा। चलिए फर्दर अभी बात। अब t-2i का पावर 7 अगर हम करते हैं, तो फिर इसका रैंक क्या हो सकता है? आप पहले खुद लगा लीजिएगा, तब उसके बाद आप ये वीडियो लेक्चर पूरा आप देखिएगा। तो इसका जो रैंक आएगा ना, वो मेरा रैंक क्या क्या हो सकता है? इसका रैंक पावर अगर 7 करते हैं तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी 3 ले लिया, आप 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, हाँ 1 और 7 मत लीजिए। ठीक है, चलिए हमने 3 ले लिया, यहाँ आर्डर 7 है, तो रैंक ऑफ t-2i रेज टू दी पावर 2025 का भी रैंक 3 होगा, यही नहीं? बाई दैट रिजल्ट रैंक ऑफ t-2i रेज टू दी पावर 226 का रैंक भी 3 होगा। ओके माय डियर लर्नर, और एक चीज मुझे मिल गया है, क्या? कि जो रिजल्ट से कर्नल ऑफ t-2i रेज टू दी पावर 2025 2025 कंटेन्ड इन कर्नल ऑफ t-2i रेज टू दी पावर 2026 फर्स्ट। दूसरा रिजल्ट मुझे ये मिला कि रैंक ऑफ t-2i रेज टू द पावर 2025 इज इक्वल टू रैंक ऑफ t-2i रेज टू द पावर 2026। ओके, दिस इज द क्लियर। अब इसमें से हम 7 निकाल दें ना, तो अगर हम 7 निकाल देते हैं तब भी ये बात क्लियर है। और 7 निकालते हैं तो मिलता क्या है? नलिटी ऑफ t-2i रेज टू द पावर 2025 इज इक्वल टू नलिटी ऑफ t-2i रेज टू द पावर 2026। इसकी नलिटी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ दिस। तो मिला क्या यहाँ? ये मिला ना, डायमेंशन में लिख दे रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ। अब यहाँ देखिए, अब डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ दिस से ये मतलब नहीं है कर्नल ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, नो, नहीं। यहाँ सिंस कर्नल ऑफ दिस कंटेन्ड इन दिस है और ये इसके इक्वल है, तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मैं कह सकता हूं कि कर्नल ऑफ व्हाट t-2i रेज टू द पावर 2025 इज इक्वल टू कर्नल ऑफ t माइनस, राइट? तो फिर ये भी ट्रू है मेरा, और ये भी ट्रू है। बट इनफैक्ट तो मुझे यहाँ ये लग रहा है ना, उनको ये लिखना चाहिए था डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्यों लिखना चाहिए? उसके पीछे मैंने रीजन भी दिया, लॉजिक भी दिया कि t-5 रेज टू दी पावर k अगर आप करते हैं तो इसका जो रैंक आएगा ना, जैसे हम इसको निकालें अगर रैंक सेवन माइनस रैंक ऑफ t-5 रेज टू दी पावर k, तो इस फॉर ऑल k ग्रेटर देन 0 कुछ भी लिखते हैं तो इसका रैंक क्या क्या हो सकता है? जो भी रैंक होगा 1 और 6 के बीच में होगा, और 7 में से अगर 1 और 6 के बीच में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो 1 और 6 के बीच में ही आएगा। तो उसका डायमेंशन ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, इनफैक्ट मेरे लिहाज से ये होना चाहिए था। ठीक है, बट आपको क्या समझ में आ रही है बातें? आप जो है डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, मुझे उम्मीद है आप कमेंट करेंगे। इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट का हमें आपका इंतजार रहेगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक इसमें बाकी है, ग्रुप थ्योरी की, रिंग थ्योरी की, कॉम्प्लेक्स की है, उसके बाद अप्लाइड है, सारे के सारे हम सॉल्यूशंस जो है, जैसे मैं पहले सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहा हूँ, अगेन पूरा सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे।
इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।